हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी। नमस्कार 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 नमस्कार। एक नई शुरुआत, केमिस्ट्री की तो नहीं लेकिन केमिस्ट्री के एक पार्ट की नई शुरुआत हम करने वाले हैं। सबसे पहले बिल्कुल सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई? क्या हाल चाल बच्चा लोग? कैसन बा? ठीक बा? मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। #MDJ भी लिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो भी मिलेगा, है ना? वो भी मिलेगा आपको। जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें धीरे 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 समझ में आएंगी। चलिए, बहुत बढ़िया, जुड़ चुके हैं, काफी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्या बात है। हाँ जी। तो थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ, है ना? ये जिस महानुभाव का फोटो आप देख रहे हो, ये मैं ही हूँ, है ना? हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 चेंज आ जाता है ना? और नाम मेरा ये लिखा हुआ है बेटा। प्यार से लोग मेरे को MD सर कहते हैं, प्यार से कहे कैसे भी कहे, शॉर्ट नाम यही बनेगा MD, तो ऐसे ही कहना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हम जो है वो क्या पढ़ाता हूं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम आज नई तरह की केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। सर ये कौन सी केमिस्ट्री होती है? ये कैलकुलेशन वाली नहीं होती। अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात क्या है, ये कैलकुलेशन वाली नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आज जब तुम सामने बैठे हो ना, तो एक चीज का ध्यान रखना कि ये एकदम डिफरेंट अप्रोच है। वो भी हमें आना चाहिए, लेकिन इस सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अप्रोच अलग है। केमिस्ट्री के 3 पार्ट में हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री जो अब तक आपको सुधांशु सर पढ़ा रहे थे, वो कैलकुलेटिव पार्ट होता है। आपने खूब सारे न्यूमेरिकल्स किए होंगे, है ना? ढेरों क्वेश्चंस किए होंगे आपने। सब कुछ वहां पर मैथमेटिक्स काम आती है, फॉर्मूला बेस्ड चीजें होती है ना? न्यूमेरिकल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बाद आएंगी, जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर होगा, उसे हम पढ़ा लेंगे। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ कार्बन की बात करता है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात करता है, और इनको मिलकर बोलते हैं बेटा। देखो, आपके लिए चीजें सारी नई है तो सुनो अभी आप, है ना? चिंता चिंता मत करो। हाइड्रोकार्बन ऐसा बोलते हैं, है ना? तो ऑर्गेनिक वाले क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक लिविंग्स में जो केमिस्ट्री होती है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, वो सिर्फ उनकी केमिस्ट्री पर बात करते हैं। बची हुई जितनी केमिस्ट्री है, जितने एलिमेंट्स हैं, क्या आपने पीरियोडिक टेबल नाम सुना है बेटा? पहले छोटी क्लासेस में भी आपने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा ही होगा, सुना है पीरियोडिक टेबल? यस और नो? यस और नो? सब नोट्स वोट सब बता दूंगा बेटा। थोड़ा समय दो, आपके सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। आपके सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे बेटा। थोड़ा सा समय दो, चीजों को समय देना पड़ता है। जल्दबाजी में किए गए काम जो होते हैं बेटा, वो शैतान के होते हैं, और हम शैतान नहीं है, हम तो इंसान है। तो आराम से चीजों को, मुझे तो अपना वक्त दो, ठीक है? मुझे अपना, धीरे धीरे चीजें खुलेंगी, सब कुछ होगा। आज आया हूं, आज तो हम बहुत कम, पढ़ाई की बात भी नहीं, पहले आराम से नॉर्मल थोड़ा सा ट्यूनिंग तो सेट करें, थोड़ा कंफर्टेबल तो हो जाए, है ना? एक नया टीचर आपके सामने अचानक से आके खड़ा हो गया, एक नया चैप्टर लेके खड़ा हो गया, हो सकता है उसका एनर्जी लेवल अलग हो। ऑब्वियसली हो गई, मेरा थोड़ा स्लो रहता है एनर्जी, थोड़ा सा बच्चों को ऐसा लगता है एनर्जी डाउन है। कुछ लोग तो मुझे गुजराती भी कहते हैं, बट मैं हूं नहीं, मैं राजस्थानी हूं, ठीक है? उसके बाद एनर्जी अलग हो सकती है, चीजें अलग हो सकती है, अप्रोच अलग हो सकती है, समझने का तरीका अलग हो सकता है, नोट्स बनाने के तरीके अलग हो सकते हैं। तो थोड़ा चीजों को समय दीजिए, आराम से धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजें आएंगी आपके सामने, और हम अच्छे से सब चीजें कवर करेंगे। विश्वास रखो मेरे को। मैं अपनी बात कर रहा था, मुझे 15 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, ऑलमोस्ट 15 साल, ठीक है? लगभग 15 साल, क्योंकि कॉलेज टाइम से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था मैंने, इसलिए उसको इंक्लूड करके 14-15 साल मुझे आराम से हो गए हैं, है ना? और पिछले कुछ सालों से, लगभग 10 से 11 सालों से, मैं केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूं, है ना? इसी पार्ट को मैं डील करता हूं। पहले ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ाया, फिर उसके बाद यहाँ PW में मेरे को 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है बेटा? तो ऐसी कोई बात नहीं है, भरोसा कर सकते हो, है ना? पूरा भरोसा कर सकते हो।
हाँ, और बहुत सारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया है, अच्छे तरीके से, पैसे लेके नहीं पहुंचाया, आजकल कुछ अलग हो रहा है ना, इसलिए हाँ मैंने कहा क्लियर कर दूं, कैसे पहुंचाया तुम गलत समझ जाओ। हाँ जी बेटा, तो मैं बात कर रहा था इस पार्ट की, फिजिकल केमिस्ट्री, कैलकुलेशन, कार्बन हाइड्रोजन वाला, ऑर्गेनिक वो बाद में आएगा, जिसमें वो बेंजीन रिंग वाला सब कुछ, कार्बन हाइड्रोजन ऐसा चलेगा। बचता क्या है, ढेर सारी पीरियोडिक टेबल, आपने छोटी क्लासों में पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, मैं पूछ रहा था, है ना, ढेर सारी पीरियोडिक टेबल, जितने एलिमेंट्स बच जाते हैं, जितने एलिमेंट्स बच जाते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी रिएक्शंस, है ना, सब कुछ उनके बारे में जो कुछ पढ़ना है वो सब इसमें आता है। तो सर ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, डेफिनेटली इससे बड़ा सब्जेक्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये हर एक एलिमेंट टू एलिमेंट चलती है। हाँ, ये अलग बात है कि आपके सिलेबस में इसे इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता, आपके सिलेबस में इसे सिलेक्टेड तरीके से पढ़ाया जाता है। इसीलिए इस पार्ट में अगर आप अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाओगे तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा। इसीलिए जो भी पढ़ा रहा हो यहां पर या किसी और बैच में कोई टीचर और कोई भी मेरे अलावा भी कोई पढ़ा रहा हो, इनऑर्गेनिक पढ़ने का एक तरीका है, एक कसम पहले खा लो कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसके तरीके से पढ़ोगे। अगर तुमने अपने तरीके या किसी और तरीके से कुछ सीखने की तरीके कोशिश की, अंट शंट चीजें पढ़ी, तो बेटा ये तो बहुत बड़ा पार्ट है। सोचो ना, कार्बन हाइड्रोजन की बात ऑर्गेनिक वाले कर लेते हैं, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, बाकी बची हुई पूरी पीरियोडिक टेबल हमारी है, कितने एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट की केमिस्ट्री पढ़ने को असल मायने में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने बचे हैं बाकी एलिमेंट्स में डील करती है। हालांकि कार्बन हम भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट वो प्रॉपर कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को ही पढ़ते हैं। कार्बन हाइड्रोजन मिलकर कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं बेटा? कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। ये कार्बन हाइड्रोजन ऐसे नाम तो सुने ही होंगे, थोड़े थोड़े तो सुने होंगे बेटा, कोई बात नहीं, नहीं सुने तो सब धीरे धीरे आ जाएगा, फिक्र नहीं करनी है। ऐसे साइंस ली है तुमने तो ऐसा थोड़ी कि साइंस लेते ही भर गई साइंस दिमाग में, नहीं बेटा, सब कुछ चीजें धीरे धीरे सीखेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। और आईसीएससी बोर्ड वाले, हाँ वो तो पहले से ज्यादा ही जानते होंगे बेटा, वो तो पहले ही पढ़ा देते हैं, 8वीं 9वीं में पढ़ा देते हैं वो सब कुछ, 7वीं में पढ़ा देते हैं। चलो एनीवेज, अब मैं अपनी चीज शुरू करने से पहले कुछ आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं, मेरे काम की चीज जो है मैं वो रिकॉल करवाना चाहता हूं। आप में से पहले मुझे ये बता दो बेटा, कितने लोग, आप में से पहले ये बता दो कितने लोगों ने अब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा देख लिया है? बैकलॉग है नहीं है थोड़ा बताओ मुझे। क्या सब ने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका आखिरी चैप्टर सुधांशु सर पढ़ा रहे थे, क्या आपने आखिरी चैप्टर पूरा कर लिया जो कि लास्ट वेडनेसडे को था? बताओ, क्या आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है? कोई बैकलॉग तो नहीं है? क्लियर कर दीजिए, क्योंकि चीजें कनेक्टेड हैं, चीजें जुड़ी हुई हैं, मुझे जरूरत पड़ेगी। फिर आप बोलोगे कि बेसिक से नहीं पढ़ा रहे हो, इसलिए मेरे को यह चीज पूछना जरूरी है बेटा, है ना। और अगर बैकलॉग है तो बेटा उसको पहले क्वांटम नंबर्स वाला पार्ट जरूर करके आना। आज वाला समझ में नहीं आएगा अगर क्वांटम नंबर्स वाला नहीं पढ़ा। हालांकि क्वांटम नंबर्स से रिलेटेड और मुझे जो चीजें चाहिए उतनी उतनी तो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। मैं नहीं शुरू कर रहा अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं पीरियोडिक टेबल शुरू ही नहीं कर रहा, मैं आपको आज पहले तो वही रिकॉल करवाऊंगा, है ना। ये देख लो, मेरा टुडेज टारगेट जो है वो ये है, लेकिन मैं इस पर बाद में आऊंगा, मैं इस पे बाद में आऊंगा। पहले मैं आपसे कुछ चीजें जान लेना चाहता हूं। आ जाओ, क्या आप एटम तो नाम सुन ही लिया अब तक तो आपने, खैर है ना, एटम नाम तो सुन ही लिया, चलो एटम नाम तो सुन ही लिया आपने, सब लोगों ने एटम सुन लिया, ठीक है, सब लोगों ने एटम नाम तो सुन ही लिया। एटम के अंदर क्या क्या होता है ये बता दो। मेन 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यही होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सबको पता है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यहां पर एक वर्ड आएगा, पहले तो मुझे वो बता दो, एक आता है एटॉमिक नंबर। क्या आता है? एटॉमिक नंबर, जिससे हम Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? Z से डिनोट कर, बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं। एटॉमिक नंबर एक वर्ड है जिसको Z से डिनोट किया जाता है, और ये इक्वल होता है किसके बेटा? ये इक्वल होता है, ये चाहो तो मत नोट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं अपनी बात कर ही नहीं रहा हूं, ये मैं आपको सिर्फ जोड़ रहा हूं आगे आने वाली चीज से, ठीक है बेटा। यस 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 यस, तो ये है। अगर बैकलॉग है तो मैं क्लियरली बोल रहा हूं बेटा कि अगर किसी को ये नहीं पता ना कि एटम क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है,
तो बेटा इससे नीचे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि इससे नीचे जाने के लिए या तो मैं सुधांशु सर वाले 3 लेक्चर, लास्ट के 2-3 लेक्चर फिर से लूं, तो इसमें मेरी गलती नहीं हुई है, तो आपका बैकलॉग हुआ तो आप क्लियर करिए उसे, है ना। आपको 3-4 दिन का समय मिला था, आप क्लियर कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, नहीं हुआ बेटा तो बैकलॉग सबके होता है, बस उसे जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करो। क्वांटम नंबर्स हमको जरूरत पड़ते हैं। चलो एनीवेज क्वांटम नंबर पे भी अभी आएंगे। फिलहाल मुझे बताओ एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? जेड है, जेड है। और जेड बच्चे लिख भी रहे हैं, इसी बात नहीं है, बच्चों ने पढ़ा हुआ है। जेड इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है? अगर एलिमेंट न्यूट्रल है, अगर एटम जो है वो क्या है? न्यूट्रल स्टेट में है, तो न्यूट्रल स्टेट का मतलब क्या होता है? अच्छा, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्या? है ना, जिसको अपन इस तरह से P प्लस भी लिख देते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी होती है। क्या होती है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी। ये जो न्यूक्लियस होता है ना बीच में, इसको अपन पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी बोलते हैं, बोलते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट, जैसे n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, इस तरह से चलते रहते हैं। ऐसा होता है। ये सब आपको बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं मैं। अब सुनना, अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो बताओ न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जहां पर प्लस और माइनस बराबर हो जाए। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल किसे कहते हो आप? न्यूट्रल किसे कहते हो? जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अब इसमें जो नेगेटिवली चार्ज्ड एंटिटी है वो क्या है? तो वो इलेक्ट्रॉन्स है। नेगेटिवली चार्ज एंटिटी क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स है। नेगेटिवली चार्ज क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लो, नेगेटिवली चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब अंदर यहां पर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए हम उसकी बात कर नहीं रहे हैं, है ना। वो मास वास में काम आता है, एटॉमिक मास वगैरह में काम आता है ना। चार्ज से रिलेटेड की कहानी जब भी होगी तो न्यूट्रॉन का कोई काम नहीं होगा। इसके अंदर हमारे प्रोटॉन बैठे हैं और न्यूट्रॉन बैठे हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन जीरो होता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वो जीरो होता है, तो ओवरऑल चार्ज कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ओवरऑल चार्ज कैसा बनेगा बेटा? पॉजिटिव बनेगा। ठीक है। अगर एटम न्यूट्रल हुआ, यानी कि जैसे हम लिखते हैं ना सोडियम, नाम सुना है बेटा? सोडियम, है ना। एक ऐसा लिखा हुआ है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर, जस्ट आपको बस खाली बता रहा हूं बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अगर ये न्यूट्रल स्टेट में है, अगर ये न्यूट्रल स्टेट में है, तो बताओ बेटा इसमें प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कौन बताएगा? इसमें प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होंगे, प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होंगे। जो चेंजेस आएगा वो इलेक्ट्रॉन में आएगा। कभी भी कोई आयन बनता है ना बेटा, कभी भी कोई आयन बनता है तो वो क्या होता है? चेंजेस कहां आते हैं? इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इससे आयन बनता है। नाम सुना है केटायन, एनायन, ऐसे नाम सुने बेटा ये। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं किसकी बेटा? न्यूट्रल की। ओके, न्यूट्रल का मतलब है इसमें प्रोटॉन भी 11 है। अब 11 पॉजिटिव को 11 नेगेटिव मिलेंगे तभी तो चार्ज बराबर आएगा। 11 पॉजिटिव को 11 नेगेटिव भरे। अरे भाई एक डब्बे में 11 प्लस पड़े हुए हैं ना, एक डब्बे में इस तरह से जितने प्लस हैं अगर उतने ही माइनस हैं तो फिर चार्ज जीरो होगा कि नहीं होगा? अब आप मुझे बताओ कि मान लो मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं, रिमूव कर दिया, इसे एक डब्बे में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। प्लस रिमूव होता ही नहीं है। प्लस क्या होता है बेटा? प्रोटॉन होता है। प्लस क्या होता है? प्रोटॉन। मैंने क्या रिमूव किया? इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। अभी यहां पर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको हम न्यूट्रल एटम बोलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द प्रोटॉन नंबर, और इन केस ऑफ न्यूट्रल इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन के भी बराबर हुआ फिर तो। लेकिन अगर न्यूट्रल नहीं है, अगर न्यूट्रल नहीं है, मान लिया यहां पर हमने Na+ ले लिया, अब बताओ प्लस क्यों आया वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, ऐसे समझ लो, इसमें से क्या कर दिया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो बैलेंस नहीं बनेगा, और बैलेंस नहीं बनेगा इसका मतलब है कि जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव अब नहीं रहे, तो नेगेटिव हो गए कम। कितने? एक। या यूं कह दूं कि एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो गया ना बेटा,
इसीलिए इलेक्ट्रॉन के निकलने पर केटायन बनता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कम होगा तो एक्स्ट्रा क्या रहेगा, ये तो उतना ही है ना, इसको नहीं छेड़ा तुमने, इसको कम किया है, तो यानी कि प्लस बनने का मतलब है ये तो 11 ही रहेंगे, लेकिन ये कितने हो जाएंगे बेटा, 10। ये कितने हो जाएंगे, 10। ये बहुत बेसिक सी बातें बता रहा हूं, मैंने अपना चैप्टर शुरू नहीं किया, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने अपना चैप्टर नहीं शुरू किया। मैंने इससे ज्यादा बेसिक से कभी आज दिन तक पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट नहीं किया था, बट मैं जानता हूं, है ना, कि तुम बच्चा लोग पहली बार ये चीजें सीख रहे हो, आप में से किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, तो हमको तो बेटा उस बच्चे को लेके पढ़ाना होता है जिसको ये चीज पहली बार पता है, मतलब पहली बार जो सीख रहा है, हम उसको करके डील करते हैं। हाँ, बाद में चीजें जो है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाती हैं, चीजें समझ में आने लगती है, अभी हम ऐसा करें। तो आपने यहां पर एक नई चीज और सीखी कि केटायन कब बनेगा। केटायन कब बनेगा, जब आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे। ठीक है बेटा, जब आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे तो पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली ज्यादा रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कम हुए ना, मैंने कहा इसमें से कोई कुछ नहीं छेड़ सकता, न्यूक्लियस में से कोई कुछ नहीं छेड़ेगा, जो छेड़ेगा वो यहां से छेड़ेगा, और यहां एनर्जी लेवल्स में कौन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। एनर्जी लेवल में क्या मिलता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो या तो आप इलेक्ट्रॉन्स कम कर दो या इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कर दो। माना आपने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कर दिए, है ना, माना कि आपने इलेक्ट्रॉन्स कितने कर दिए, ज्यादा कर दिए। ये लो यहां पर एक फ्लोरीन ले लेते हैं, फ्लोरीन का केस ले लेते हैं। इसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं बेटा वो 9 होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है, तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे। अब अगर मैं बात करूं कि F माइनस बताओ, मैंने उसका आयन बनाया, लेकिन इस बार मैंने माइनस बनाया है, और माइनस कब बनेगा सोच के देखो, माइनस कब बनेगा इसी कंडीशन में सोच के देखो, माइनस कब बनेगा सोचो। माइनस कब बनेगा कि हम क्या करेंगे, हम यहां पर मान लो हम एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, ये एडिशन कर दिया हमने। अब जब हम इलेक्ट्रॉन एडिशन करेंगे तो प्रोटॉन तो उतने ही है, तो इसका मतलब हुआ कि प्रोटॉन तो उतने ही रहे, इलेक्ट्रॉन हो गए 10। क्या एक्स्ट्रा आया सर, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया। जो एक्स्ट्रा होता है उसका चार्ज माथे पे लगता है, जो भी एक्स्ट्रा होता है उसका चार्ज क्या लगता है बेटा, माथे पे लगता है। देखो यहां क्या एक्स्ट्रा था, प्रोटॉन, मतलब था क्या एक्चुअली, वो तो उतना ही था, बट एक कम हो गया, इसकी वजह से इन दोनों में देखोगे तो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है। जो भी एक्स्ट्रा होता है वही चार्ज माथे पे लगता है। तो केटायन बनने पर पॉजिटिव चार्ज माथे पे लगता है, क्योंकि केटायन के अंदर डेफिनेटली जब भी कोई केटायन होगा, ये याद रखना बेटा, केटायन के अंदर ये एक बेसिक सी चीज है कि 3 चीजें हमारे पास अभी तक, आप ध्यान रखना। कोई न्यूट्रल है तो बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या रिलेशन होगा, कोई केटायन है तो बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या रिलेशन होगा, और कोई एनायन है तो बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या रिलेशन होगा। बता सकते हो, है ना, इक्वल कम ज्यादा, ऐसे बताना है। बताओ बेटा, अगर कोई स्पीसीज न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या रिलेशन होगा बेटा जी, बताओ। यस डेफिनेटली, अरे ये बराबर होंगे तभी तो न्यूट्रल होगा, जितने माइनस उतने प्लस बराबर हो जाएगा, इक्वल होगा। ओके। केटायन कब बनता है सर, केटायन का मतलब तो प्लस होता है, केटायन का मतलब क्या होता है, प्लस माथे पे प्लस के लिए प्लस ही तो ज्यादा होना चाहिए। अगर माथे पे प्लस है तो प्लस ही ज्यादा होना चाहिए, तभी तो माथे पे लगेगा, एक्स्ट्रा होगा वो लगेगा, है ना, इक्वल। यहां पर प्रोटॉन होने चाहिए ज्यादा। एनायन का मतलब क्या है, माइनस। एनायन का मतलब क्या है, माइनस। केटायन का मतलब क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे समझ लो, ये M0 है, ये M प्लस है, और ये M नेगेटिव है, ऐसे समझ लो। तो जो भी माथे पे लग रहा है वही तो ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। फिर बात समझ आई बेटा, अभी तक तो बात समझ आ गई, है ना, बहुत बेसिक सी बात भाई। जैसे होता है ना कि न्यूट्रल, सर केटायन, एनायन क्या होता है, ये चीजें आपको हो सकता हो बहुत बेसिक लग रही हो, लेकिन आगे हम यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट काम लेंगे। आगे जाके मैं बोलूंगा कि केटायन की साइज न्यूट्रल से छोटी होती है, फिर मैं बोलूंगा एनायन की साइज न्यूट्रल से बड़ी होती है। अभी आपको यहां लॉजिक नहीं पता, अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूं, बाद में मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, अभी नहीं। अभी मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि मैं 3 लेक्चर ले लेता हूं और बच्चा ऐसे पूछ रहा होता है कि सर केटायन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है कि, तो मैंने आज ये चीज पहले से क्लियर कर ली। मैं हो सकता हूं बहुत बेसिक हो, किसी किसी को हो सकता हो इरिटेशन भी हो रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, सीखो, है ना, जिस तरह से मैं सिखा रहा हूं सीखते जाओ।
कनेक्ट करने में मजा तभी आएगा ना, वरना मजा नहीं आएगा। चलो ये तो बात हो गई किस किस की, हमने बात कर ली कि ये वाला। अभी हम वापस इन पे आते हैं, इन पे, इनको क्या कहते हैं? चलो तो फिर इनको क्या कहते हैं? अच्छा ये चीज क्लियर हो गई बेटा, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। यह तो मुझे बताओ कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है, उसी का तुमने कैटायन बनाया और उसी का तुमने एनायन बनाया, तो चेंजेस कहां आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स में। क्या प्रोटॉन बदल रहे हैं? आप देखो इस चीज को, क्या तुमने इससे प्लस बनाया तो प्रोटॉन का नंबर चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ। मैंने कहा अंदर तिजोरी में कोई भी हाथ नहीं लगा सकता बेटा, अंदर तिजोरी में कोई भी चेंज नहीं करेगा, जो कुछ चेंज होगा वो यहां होगा। अगर तुमने F से F माइनस बनाया, फ्लोरीन से उसका एनायन जिसे हम फ्लोराइड कहेंगे, बताओ क्या प्रोटॉन का नंबर चेंज हुआ? क्या नहीं। किसका चेंज हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का। यानी कि हम न्यूट्रल के लिए तो एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर से बोल सकते हैं, लेकिन हम एनायन या कैटायन के लिए इलेक्ट्रॉन के नंबर से एटॉमिक नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कम ज्यादा होने पर एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। दैट्स वाई द मोर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन, जो कि न्यूट्रल के लिए भी वैलिड है, जो कि कैटायन के लिए भी वैलिड है और जो कि एनायन के लिए भी वैलिड है, जो नहीं बदल रहा है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इसीलिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन बोला जाता है। लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना होता है कि अगर एटम न्यूट्रल है तो हम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बराबर भी मान ही रहे हैं उसको, अगर न्यूट्रल है तो। और पीरियोडिक टेबल में कैटायन एनायन की पीरियोडिक टेबल नहीं है। एलिमेंट्स कौन सी स्टेट में बेटा? न्यूट्रल स्टेट में। तो पीरियोडिक टेबल किसकी बनी हुई है? आयंस की या एलिमेंट्स की? तो आंसर है सर एलिमेंट्स की बनी हुई है। तो एलिमेंट्स का मतलब न्यूट्रल हो गया एटम, तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल का जो बेस है वो हम एटॉमिक नंबर से मानते हैं। आज की जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसका बेसिस क्या है? एटॉमिक नंबर। सर हम कैसे अरेंज करते हैं? हम 1 2 3 4 5 इस तरह से एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग वे में लिखते जाते हैं। जब हम बताओ इंक्रीजिंग वे में एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो हम इंक्रीजिंग वे में क्या लिख रहे होंगे? प्रोटॉन। भाई एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब 1 2 3, तो एक एक करके उसमें प्रोटॉन बढ़ रहा है अलग अलग एलिमेंट्स में। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2, लिथियम में 3 प्रोटॉन, तो यही इनके एटॉमिक नंबर है जितने इनमें प्रोटॉन है। अब क्योंकि वो तो एलिमेंट्स की बनी हुई है, इसीलिए उसमें आयंस वाला तो केस ही नहीं है बेटा। तो इसका मतलब है उसमें तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर ही होंगे जितने प्रोटॉन है, बिल्कुल होंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन में अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 4, बोरोन में 5, है ना, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9, नियोन में 10, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं ये बोलूं कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन बढ़ाना आ जाए तो तुम पीरियोडिक टेबल को जमा सकते हो? बोले हाँ सर जमा सकते हैं। अरे सर क्या बात कर रहे हो? जमा सकते हैं, क्योंकि ऐसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन बढ़ रहा है, और क्योंकि वो तो न्यूट्रल की बनी हुई है, पीरियोडिक टेबल में आयंस नहीं है, तो इसीलिए सर फिर तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं उसी तरह से। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे तो आप इलेक्ट्रॉन ही तो भर रहे हो। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन भरना आ जाए तो तुम तो पीरियोडिक टेबल बना दोगे। बोले क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं सही बात कर रहा हूं, तुम सुनो। और तुमको इलेक्ट्रॉन भरना आता है, तुमको इलेक्ट्रॉन भरना आता है। क्या तुमने क्वांटम नंबर्स नाम सुना है? क्वांटम नंबर्स नाम सुना है? अब आ रहा हूं मैं अपनी दूसरी स्टेप पे, जो भी मेरा पार्ट नहीं है, जो भी मेरा पार्ट नहीं है उसकी दूसरी स्टेप पे आ रहा हूं। क्या तुमने क्वांटम नंबर्स नाम सुना है? क्वांटम नंबर इज इन शॉर्ट अगर मैं कहूं एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, वो क्वांटम नंबर है। जैसे हम अपना एड्रेस किसी को बताते हैं तो हम उस एड्रेस में क्या क्या मेंशन करते हैं? हमारे घर का नंबर मेंशन करते हैं, फिर हो सकता हो कोई लैंडमार्क मेंशन करते हैं, फिर हो सकता हो कि हम पिन कोड मेंशन करते हैं, फिर हो सकता है हम डिस्ट्रिक्ट मेंशन करते हैं, शहर मेंशन करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसके बाद स्टेट करते हैं। क्या हम जब भी प्रॉपर एड्रेस अपना बताते हैं तो हमें बहुत सी सारी चीजें मेंशन करनी होती है? अपना नाम लिखते हैं, फिर हाउस नंबर लिखते हैं, फिर कोई लैंडमार्क लिखते हैं, फिर सिटी लिखते हैं, फिर पिन कोड लिखते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, फिर स्टेट लिखते हैं, और इंडिया फिर कंट्री आता है। तो हम भी तो अपना एड्रेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इलेक्ट्रॉन भी
इलेक्ट्रॉन से भी जब हम नॉक करके पूछते हैं कि नॉक नॉक किधर है तू, इलेक्ट्रॉन से भी पूछते हैं हम क्या कि बेटा किधर है तू, अभी बता दे थोड़ा किधर है, तो वो बोलता है कि मैं इधर हूं। तो जब वो बोलता है कि इधर हूं तो वो इधर का मतलब क्वांटम नंबर है। अगर तुमको 4 क्वांटम नंबर का सेट पता है तो तुम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त कहां मिल सकता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करता है, घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो क्या होता है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है बेटा, घूमता रहता है। अब ये तो पता ही होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए ये इसको अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इस चक्कर में यहां पर चक्कर लगाते रहते हैं, लगाते रहते बेटा। अब बात आती है कि आपने कुछ नाम सुने हैं, क्या आपने शेल नाम सुना, शेल, शेल ये जो होते हैं ना बेटा, इनको बोलते हैं N1 N2 N3, इनको बोलते हैं शेल। ये शेल होती क्या है, एनर्जी लेवल्स। जैसे जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस के सबसे पास इलेक्ट्रॉन है, वो सबसे लोअर एनर्जी पे भरा हुआ है, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो सबसे कम है। ऐसा क्यों, अभी बताते हैं। ये रहा प्लस, ये रहा माइनस। सोचो एक इंसान यहां से दौड़ के गया, मान लो इंसान नहीं इलेक्ट्रॉन ही मान लो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ के वहां जाएगा, बताओ क्या रास्ता लंबा होगा। और अगर सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम वर्क करता है तो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, और रिलीज होने का मतलब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ये जब वहां जाएगा तो इस पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। तो इसीलिए जो भी एनर्जी लेवल्स होते हैं न्यूक्लियस के पास वाले, वो लोअर एनर्जी वाले होते हैं, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम ये कहते हैं कि भाई इनकी एनर्जी भी कम है, क्योंकि एनर्जी की इलेक्ट्रॉन की नहीं, बेसिकली उस एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं। ये एनर्जी लेवल कम है, इससे ज्यादा एनर्जी लेवल ये है, और इससे ज्यादा एनर्जी लेवल ये है। जिस तरह से एन की वैल्यू चेंज होती है, बढ़ती है, एनर्जी का लेवल भी बढ़ता जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स पहले लोअर एनर्जी में भरे जाते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी में आते हैं। यानी जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे गए होंगे तो पहले लोअर एनर्जी में भरे गए होंगे, फिर ये कंप्लीट होने के बाद इधर भरे होंगे, फिर ये कंप्लीट होने के बाद इधर भरे होंगे। इस तरह से एनर्जी, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो घर का तो पता होना चाहिए, एड्रेस का तो पता होना चाहिए, यानी हमें शेल का पता होना चाहिए। हाँ, ये आप n इज इक्वल्स टू 1 को k भी बोल सकते हो, l भी बोल सकते हो, इसको m भी बोल सकते हो, है ना, आगे वाले को n भी बोल सकते हो वो। लेकिन ज्यादा जो प्रचलित है, जो ज्यादा काम में आते हैं, प्रैक्टिकल चीज है, वो 1 2 3 4 5 है, इस तरह से, है ना। यहां और लगा लो, ये 4 हो जाएगा। तो बेटा अभी तक चीज क्लियर हुई, यस और नो, यस और नो। हाँ, और आज मैं और मौका दे दूंगा तुमको, क्वांटम नंबर वाला लेक्चर देख के आना। मैं कोशिश करूंगा आज सबसे कम पढ़ाऊं, कोशिश करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बैकलॉग तुम्हारा कितना भी हो, क्वांटम नंबर वाला तो एक बार लेक्चर देख के आ जाना। हालांकि मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूं, मैं ये चीजें फिर भी डिस्कस कर रहा हूं, फिर भी बता रहा हूं बेटा, फिर भी कह रहा हूं कोशिश करना, मेरे लिए करना, है ना, मेरी बात मान लेना, गरीब की बात, नाचीज की बात मान लेना बेटा, ठीक है, थोड़ी सी। हाँ जी, तो मैंने कहा कि आपने क्वांटम नंबर्स पढ़े होंगे, ठीक है। एक होता है बेटा शेल नंबर, जो कि किससे डिनोट होता है, एन से। शेल नंबर किससे होता है बेटा, एन से डिनोट होता है हमें। और इसको किससे डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। इससे डिनोट करते हैं बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये बताता है कि भैया इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1 में पड़ा है, n इज इक्वल्स टू 2 में पड़ा है, n इज इक्वल्स टू 3 में पड़ा है, n इज इक्वल्स टू 4 में पड़ा है, एंड सो ऑन। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो बताता है शेल नंबर कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में पड़ा है, ठीक है। शेल के अंदर एक चीज और होती है, जैसे घर, घर के अंदर कमरे, कमरे के अंदर अलमारी, यूं समझ लो। तो अभी हम बात कर रहे हैं घर की, यानी कि ये सबसे बाहर वाले की बात कर रहे हैं,
ये जो एनर्जी लेवल है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें भी सेम एनर्जी लेवल होंगे, नहीं, इनमें भी इनके छोटे, मतलब एक तरह से कहें कि इनका ही छोटा प्रूफ, अगर हम इनको ही और टुकड़ों में तोड़ दें तो वो होता है सब शेल्स। क्या होता है बेटा? सब शेल्स। शेल के अंदर सब शेल्स, और सब शेल्स और ऑर्बिटल्स जो हैं वो कई जगहों पे एक है ना, और एक ही मान लेते हैं, कई जगहों पे इसको अलग अलग बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली मेरी नजर में दोनों चीजें एक ही होती है, क्योंकि बहुत सारी किताबें सबशेल्स को ऑर्बिटल्स लिख देती है, कभी कभी ऑर्बिटल्स सबशेल्स ऐसे कर लेते हैं, तो उसकी चिंता मत करो, सबशेल्स लिख दो ऑर्बिटल्स लिख दो, एक ही बात है। तो हमारे पास इसको डिनोट करते हैं बेटा एल, और ये होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एजीमुथल क्वांटम नंबर। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एल से। हमें इन दो की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वाले जो क्वांटम नंबर हैं वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर एम एंड एस। उसकी जरूरत हमें नहीं है, वो आप एटॉमिक नंबर में जरूरत पड़ेगी उसकी, तो आप एटॉमिक नंबर वाला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसमें जरूरत पड़ेगी, उसमें आप देखिएगा। मैं आपको कह ही रहा हूं कि आप क्वांटम नंबर का पूरा पोर्शन देख के आओ। मैं पूरा हूबहू एज इट इज तो नहीं पढ़ा सकता, मुझे जिन दो क्वांटम नंबर्स की पढ़ा सकता, मतलब आता है मुझे, बट पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि अपना भी तो टाइम है, अपन भी तो जो पढ़ रहे हैं, जो सर ने पढ़ा दिया वो वापस क्यों डिस्कस करें। तो मुझे सिर्फ इन दो की जरूरत पड़ेगी, मुझे सिर्फ इन दो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा? कौन कौन से क्वांटम नंबर की? दो की। देखो, शेल के अंदर होता है सबशेल। ओके, अब आ जाओ, अब आ जाओ, स्पिन की और मैग्नेटिक की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता नहीं रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितने लोगों को यह पता है कि, कितने लोगों को यह पता है कि एक डब्बे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? एक डब्बे में, डब्बा में ऑर्बिटल को बोलता हूं, सॉरी, ऑर्बिटल मेरे लिए आज से डब्बा है, मतलब मेरे लिए तो डब्बा ही था, आप भी ध्यान रखना। एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? इतने। अच्छा, क्या ये ऐसे भर सकते हैं? क्या ये ऐसे भर सकते हैं? क्या हम इसकी स्पिन सेम रख सकते हैं? यस और नो? अरे पोल, रुक तो जा, पहला दिन है, पोल 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 कर रहे हैं। पोल बहुत खुल रही है आजकल एनटीए की, देखते जाओ। यहां क्या करो? पोल पोल कितने रख सकते हैं? क्या नहीं रख सकते? ये किसने बताया था कि तुम ऐसे नहीं रख सकते? किसने बताया था ये कौन सा साइंटिस्ट था? मैं तो आपका छोड़ो ये सब, मैं तो पढ़ा दूंगा, मैं तो टेस्ट कर रहा हूं आपका कि आपको चीजें याद है। ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया था बेटा? बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा साइंटिस्ट था ये? कौन से प्रिंसिपल में पढ़ते हो तुम? बताओ। हंस था, पाउली था, कौन था ये? कौन था? हंस तो नहीं था, हंस तो नहीं था, नहीं था, हंस तो नहीं था। अरे वो तो सुधांशु सर क्या लिख रहे हो, मुझे पता है, वो तो पढ़ा के ही गए होंगे, मुझे पता है ना, वो तो मेरे साथ कई सालों से पढ़ा रहे हैं। तो तुम ये मत बोलो कि उन्होंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, वो मुझे पता है कि उन्होंने पढ़ा दिया है, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं। पाउलिस, ठीक है, पाउलिस, ठीक है। ये किसने बताया? पाउली ने बताया। पाउली कहता था कि भैया ऐसे मजा नहीं आएगा, है ना। पाउली ने क्या बोला? कह रहा 66 नहीं, 99 नहीं, 69 होना चाहिए। ठीक है, तो उसने कहा भैया ऐसे करो, उसने क्या बोला? ऐसे करो, ऐसे ही रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तुम ऐसे रख देते हो तो इनका स्पिन क्वांटम नंबर जो रहता है ना अपना एस, वो सेम हो जाएगा। हो जाएगा? अरे होएगा नहीं होएगा? अरे बोलो। हाँ जी, तो इन्होंने कहा भैया कि हम तो ऐसे ऐसे भरना चाहिए। अब इस केस में कुछ सब कुछ सेम हो जाए, लेकिन इनका स्पिन क्वांटम नंबर अलग हो जाएगा। मान लो इनका शेल नंबर सेम है,
ठीक है, ये 2s है, मान लो इनका शेल नंबर सेम है ना, इनका स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा, 2s है, 2s है, मान लो ये 2s है, ठीक है, तो इसका n सेम हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन का, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का l यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है में भी सेम हो जाए, लेकिन इनका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि स्पिन अलग हो गई, स्पिन क्या हो गई बेटा, अलग हो गई। तो एक पाउली साइंटिस्ट था, उसने कहा कि एक डब्बे के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, पहला तो उसने ये बोला, और फिर बोला कि दोनों की स्पिन जो है वो अलग होनी चाहिए, दोनों की स्पिन अलग होनी चाहिए। तो उसने एक बोला कि एक एटम के अंदर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो अगर आप ऐसे करके ऐसे कर दोगे तो अलग हो ही जाएगा ना एक तो, ठीक है बेटा। फिर एक आता है कि ऐसे मान लो 3 ऑर्बिटल हैं, ये पी सबशेल है, इसके अंदर 3 डब्बे होते हैं बेटा, पी सबशेल के अंदर 3 डब्बे होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, 3 डब्बे होते हैं, ये 3 डब्बे आपके सामने हैं। फिर एक साइंटिस्ट आया हंट्स, इसने क्या बोला, इसने बोला कि ठीक है, पाउली की बात मान लो तो ऐसे कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन भरने, माना कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरने। तो इसने कहा चलो, पाउली ने ये कहा ना कि एक दूसरे ऐसे होना चाहिए, हमने ऐसे कर लिए, लेकिन इसने कहा कि पंचायती नहीं, मेरा नियम अलग है। इसने कहा मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए, इसने क्या कहा बेटा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए। इसने कहा कि जब तक इन सब में सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई नहीं हो जाते तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे, यानी कि अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप ऐसे भरो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भरो, इस तरह से आप 2 इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप ऐसे नहीं भरोगे, है ना, कैसे भी नहीं भरोगे, और बस जो सही तरीका है वो ये है कि आप 1 2 3, अगर आपको चौथा इलेक्ट्रॉन करना है तो ऐसा नहीं कि लेके सीमेंट और ईंट और एक डब्बा और बना रहे, नहीं बेटा, डब्बा तो 3 ही है, तो फिर आप पेयरिंग करना शुरू करोगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो इसने कहा कि पहले सिंगल सिंगल, पहले सब सिंगल मरेंगे, उसके बाद, हाँ समझ रहे हो, फिर मजा आएगा। तो इसने कहा कि भिड़ते ही मजे वाला काम नहीं करना है कि भैया लो आ जाओ पेयरिंग करते हैं, नहीं, पहले सब सिंगल मरेंगे, खूब साल तक सिंगल रहेंगे, उसके बाद, हाँ, जीवन का पहला पड़ाव सिंगल है, पेयरिंग बाद में होती है ना बेटा, ये तो तुम भी समझते हो, इसलिए याद रखना, कभी नहीं भूलोगे, पहले तो सब सिंगल ही है। लेवल सबके निकलेंगे, एक कह रहा समझ नहीं आ रहा, मैं पढ़ा क्या रहा हूं मैं तो आज पढ़ा भी नहीं रहा मैं आज पढ़ा भी नहीं रहा, तुझे लगता है मैंने अभी पीरियोडिक टेबल शुरू की, और मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं आज शुरू करूं नहीं करूं, कितना सा पढ़ाऊं, कोई टेंशन नहीं, एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगेगा ले लूंगा, लेकिन बेटा पहला लेक्चर है, तुमको मैं और मुझे तुम समझ में आओगे तो ये चीजें समझ आएंगी, ये तो सेकेंडरी चीजें हैं, है ना, पहले तो मेरा सामने खड़ा हुआ तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, इसीलिए आज ऐसी छोटी छोटी बातों पे ही बात करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं तुमको रिवाइज करा रहा हूं, वो चीजें जो तुमने शायद पिछले हफ्ते पढ़ी होगी वही चीजें मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है बेटा। तो हम लेवल निकालेंगे, आओ बेटा, आओ, आओ सैया, चलो चलो भैया, आओ आओ, भैया शेल नंबर, अब शेल नंबर की बात करते हैं। तो अब देखो, शेल नंबर होता है 1 2 3 4, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं। फिर होता है सब शेल्स, होता है एल, इसकी वैल्यू जो होती है ना बेटा, एल इज इक्वल्स टू 0 टू किसी भी शेल में एल की वैल्यू, किसी भी शेल के लिए अगर 3 नंबर ले लूं तो भी 0 से शुरू होगा, 2 नंबर ले लूं तो भी 0 से शुरू होगा, 4 नंबर शेल ले लूं तो भी उसमें एल की वैल्यू 0 से शुरू करूंगा, 0 टू n माइनस 1 रखूंगा, मैं क्या रखूंगा बेटा, 0 टू n माइनस 1। माना मैंने अगर n इज इक्वल्स टू 4 ले लिया, तो मुझे कौन बताएगा कि l की वैल्यू इसके अंदर क्या क्या हो सकती है, चला बताओ। n अगर 1 ले लिया मैंने, देखते जाना बेटा, 0 से तो शुरू करना ही है, लेकिन जितना n उससे एक कम तक जाना है, बोलो, अरे बोलो,
हैं? बोलते काहे नहीं? आ जाओ, जरा बताओ। तो इस, देखो जीरो तो है ही, जीरो सबके लिए होगा, जीरो सब में होगा, तो जीरो हो गया। फिर वन भी होगा इसमें, क्योंकि ये चार है, हमको पहुंचना है n-1 तक, यानी कि 4-1 तक, यानी कि 3 तक, 3 तक पहुंचना है, यानी कि जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया और 3 हो गया। क्या मुझे बताओ चार होगा क्या? चार होगा क्या? नहीं होगा। लास्ट इसमें कौन सी सबशेल होगी जिसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 3 होगा। अब ये भी चीज क्लियर कर लेते हैं कि जब एल की वैल्यू जीरो होती है तो उसे एस बोलते हैं। ठीक है, एल की वैल्यू जब जीरो हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, तो इसे बोला जाता है एस, पी, और ये डी और ये एफ होता है बेटा। क्या होता है? ये एफ होता है। ठीक है, क्योंकि जी और एच हमारे ब्लॉक नहीं है और ना हमें जरूरत पड़ रही है, वरना होने को आगे भी हो सकते हैं, बट हमें जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम एफ तक ही देखते हैं। और जो एफ सबशेल होती है, उस एफ सबशेल में एल की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। तो ये देखो, जीरो का मतलब इसको एसपीडीएफ ऐसे तो याद हो जाएगा, एसपीडीएफ। तो 0 1 2 3 एसपीडीएफ, 0 1 2 3 एसपीडीएफ। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? एस, ये क्या है? पी, ये क्या है? डी, और ये क्या है? एफ, ये क्या है? जी। अगर होता तो नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि इसमें आखिरी नंबर तक यही जाएगा, 3 ही तक जाएगा, क्योंकि 4 से 1 कम 3 होता है, हमको n-1 तक, ये मैक्स वैल्यू होती, जीरो से शुरू होती है और n-1 तक होती है। अब मुझे बताओ, अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करते हैं बेटा? n को साथ में चिपका देते हैं। अब जो जो n है उसको लिखते जाओ, जैसे इसको लिखेंगे 4s, इसको लिखेंगे 4 आगे रहेगा 4p, इसको लिखेंगे 4d और इसको लिखेंगे 4f। बताओ क्या 4g होगा? नहीं होगा। मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, सबशेल की बात करो। 4g नहीं होगा। आपसे पूछा जाए कि 4g सबशेल होती है, तो हम बोलेंगे कि एनर्जी लेवल जब n इज इक्वल्स टू 4 होता है, तो यहां पर हमारे इस क्वांटम नंबर वाले के हिसाब से 4g पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आपसे, आपने कितने, एक सवाल आपने कर लिया, आपसे पूछे कि अगर शेल नंबर 4 हो तो उसमें कितनी पॉसिबल सबशेल्स हो सकती हैं? आंसर जाएगा इससे कि एल की वैल्यू निकालो और सबके आगे 4 लिख देना। एल की वैल्यू निकालो और सबके आगे क्या लिख दोगे बेटा? 4 लिख दोगे। ठीक है, कर सकते हो? कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? ठीक है, अब बात आती है कि हम यहां पर एक n+l रूल की बात करते हैं। आपने n+l रूल की बात करी होगी, करिए। क्या सिखाता है n+l रूल? n+l रूल कहां काम आता है बेटा? क्यों यूज करते हैं हम इसको? जल्दी बताओ, अरे बोलो, आहो जी। यस, कहां काम आता है? एनर्जी सीक्वेंस बताता है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर से बनी हुई है, और एटॉमिक नंबर अगर न्यूट्रल में बढ़ते हैं तो प्रोटॉन भी उतने ही बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन भी उतने ही बढ़ते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन भरना आना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक से दूसरा हुआ, दूसरे से तीसरा, तीसरा चौथा, अगर किसी में 10 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी का एटॉमिक नंबर 10 है और वो न्यूट्रल है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 10 है तो वो 10 इलेक्ट्रॉन भरना आना चाहिए। कहां है वो सीक्वेंस? है ना, ऐसे नाम सुना, 1s2 2s2 3s2, सुना है ऐसा? 1s 2s 3s, ऐसा नाम सुना है कि नहीं सुना है? जल्दी बताओ। तो ये 1s2 2s2 3s2 ये सब क्या है? ये एनर्जी सीक्वेंस ही तो है। अरे भाई, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, जिसमें हम लेवल सबके निकलेंगे में एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करना कहलाता है एनर्जी सीक्वेंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये n+l रूल हमें सिखाता है ऑफ बाउ, है ना, ऐसा नाम सुना, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल ने कहा, n+l रूल कह लो, ऑफ बाउ प्रिंसिपल कह लो, है ना। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं? कि पहली चीज,
कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे भरे जाएंगे, जिसकी एनर्जी कम होगी। n प्लस एल रूल, n प्लस एल की वैल्यू जिसकी कम होगी, n प्लस एल की वैल्यू जो कम होगी वो पहले भरा जाएगा, यानी कि लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n प्लस एल विल बी, पहले ये भरा जाएगा जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी। मेरी अंग्रेजी को थोड़ा माफ कर देना, धीरे धीरे आपके साथ सीख जाऊंगा, इतने सालों में नहीं सीख पाया, पर हाँ बिना इसके काम चल जाता है। इफ n प्लस एल वैल्यू सेम फॉर टू सबशेल्स, then subshell having lower n value will be filled first। ठीक है, पहले उसे भरा जाएगा। नहीं, लिखना विखना कुछ नहीं है, सब तुम्हारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, चिंता मत करो। मैं तो तुमको सिखा रहा हूं कि भैया सबसे पहले तो हम ये इन दोनों को जोड़ के इस जितना ये जिसमें कम आएगी वैल्यू उसमें हम इलेक्ट्रॉन पहले डालेंगे। ऐसे सिखा देता हूं मैं तुमको, आ जाओ, आसान कर देता हूं तुम्हारे लिए। हमने सब शेल ले ली 1s, फिर हमने ले ली 2s। अच्छा, 2s के साथ 2p भी होगा क्या? 2d होगा? यस और नो? और अगर नहीं तो बताओ क्यों? क्योंकि 4 नंबर शेल के लिए मैंने बता दिया, बाकी का दिमाग तो तुम लगा सकते हो, बाकी का दिमाग तो तुम लगा सकते हो। क्या 4 नंबर शेल के लिए मैंने बता दिया, क्या 2d होगा या नहीं होगा? अरे भाई पीछे देखो ना, ये अगर मैं यहां पर n इज इक्वल्स टू 1 लिखता हूं तो फिर यहां पर l क्या होगा? 0, सिर्फ 0, यानी कि s ओनली, यानी कि सिर्फ 1s। अगर मैं यहां n इज इक्वल्स टू 2 लिखता हूं तो ये क्या हो सकता है? l 0 हो सकता है, और 2 माइनस 1 1 हो सकता है। लो, तो इसका मतलब है s हो सकता है, p हो सकता है, तो यानी कि 2s हो सकता है, 2p हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 ले लूं, 3 नंबर शेल ले लूं, तो l क्या हो सकता है? वही 0 फिर 1 फिर 2, यानी कि s हो सकता है, p हो सकता है, d हो सकता है, यानी कि 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है। तो 2d तो नहीं आएगा, होता ही नहीं। जिस तरह से यहाँ पे 4g नहीं होता, वहां 2d नहीं होता, यहां 3f नहीं होगा, ठीक है। और 4 का तो मैंने आगे बता ही रखा है, तो यहां ना तो 3 होगा, ना f होगा, ना 3f होगा। अरे समझ आ रहा है? ठीक है ना? ये चीज तो क्लियर है। तो यहां पे भी सिर्फ 1s होगा, फिर 2s के साथ 2p होगा। क्या यहां 2 नंबर था? नहीं था। क्या यहां 2 नंबर है तो d होगा? नहीं होगा। तो क्या यहां 2d होगा? नहीं होगा। ये मत बोलना सर 2d नहीं हो तो 2f होगा क्या? मैंने रहबटे मार देने, बता रही हूं मैं, ठीक है। अगर 2d नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेंगे फिर। तो इसका मतलब आपको ये चीजें क्लियर तो हो गई होंगी। अब आप इसी तरह से, मैं इसीलिए वहां पे लिख नहीं रहा हूं, है ना, क्योंकि वो होता नहीं है। फिर यहां 3s आएगा, फिर यहां 3p आएगा, 3d बिल्कुल होता है, फिर 4s आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 4d आएगा, और फिर 4f आएगा। चलो इतना काफी है, हम इससे ज्यादा नहीं जाएंगे आगे। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे किसकी? हम इसमें n की बात करेंगे, फिर हम इसमें l की बात करेंगे, फिर इसमें n प्लस l की बात करेंगे, और फिर मैं बताऊंगा कि इसमें एनर्जी सीक्वेंस क्या होगी। और अगर एनर्जी सीक्वेंस याद हो गई तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना आ जाएगा कि पहले किसमें भरना है। जरा बताओ, एन की वैल्यू तो बता ही सकते हो। अरे बेटा एन की वैल्यू क्या होती है? जो ये तुमको मैथमेटिकल नंबर वैल्यू दिखता है ना बेटा, ये सब एन होता है। ये जो तुमको आगे ये मैथमेटिकल वैल्यू नजर आती है किसी भी सब शेल के बाहर, ये सब एन होता है। इसको बोलते हैं शेल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको शेल नंबर। तो जरा बताओ, क्या सबके शेल नंबर बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? सबके शेल नंबर? अरे सर बताना, क्या लिखा हुआ है आपने? 1, इसका 2, इसका 2, इसका 3, इसका 3, इसका 3, इसका 4, इसका 4, इसका 4, और इसका भी 4। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। एल बता सकते हो? एल, एल एक बार याद करने के, वापस याद करने के लिए बता देता हूं कि 0 1 2 3, ये एस, ये पी, और ये डी, और ये एफ। अब देखते जाओ, एस के लिए क्या होता है? 0। एस के लिए क्या होता है? 0। पी के लिए क्या होता है? 1।
एस के लिए अगेन 0, एल की वैल्यू लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। पी के लिए क्या होता है 1, डी के लिए क्या होता है 2, एस के लिए 0, पी के लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। यहां तक चीज क्लियर है? अरे बोलो, गलत लिख दिया? क्या गलत लिख दिया भाई? कुछ मिस्टेक कर दी क्या? एक, दो, दो, तीन, चार सब है, ठीक है। इसमें 0, इसमें भी 0, पी के लिए 1, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एस 0 1 2 3, सही है सब। सीक्वेंस रॉन्ग, अभी सीक्वेंस सिखाया है क्या? सीक्वेंस बताया है क्या अभी? कह रहे सीक्वेंस रॉन्ग है। एन प्लस एल निकाला क्या वैल्यू? मैंने निकाली क्या? सीक्वेंस थोड़ी बता रहा हूं मैं। पहले तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना शेल नंबर के अकॉर्डिंग कि 1 2 3 4। अरे भाई सबका तरीका अलग होता है बेटा। ए राजा, पढ़ाने का तरीका सबका अलग होता है रे। तू सबर तो कर, रुको जरा, सबर करो। सीक्वेंस नहीं बताई मैंने अभी, मैं बताऊंगा ना सीक्वेंस। सीक्वेंस नहीं बताई अभी। एन प्लस एल की तो वैल्यू ही नहीं लिखी मैंने अभी। एन प्लस एल की वैल्यू तो सीक्वेंस तो उससे डिसाइड होगी ना। पहले इसको देखेंगे, अगर ये सेम हो जाता है दो के लिए तो फिर हम लोअर एन की वैल्यू ढूंढेंगे दोनों में, जिसकी होगी उसको पहले इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना। तो ऐसे सीक्वेंस अभी आएगा। सबका तरीका अलग अलग होता है। तुमने वो तीर वाला पढ़ा होगा, मैं वो भी करा दूंगा तुमको लगे तो, ऐसे वाला, ये वाला ऐसे ही किया तुमने। अरे एक ही बात है रे, एक ही माया है, समझना। इसको पहले उधेड़ के धागा खोल के पढ़ेंगे आज। अच्छा चलो फटाफट से, अब तुम्हारा काम है। किस किस को पता है कि एक में जीरो जोड़ने पर एक ही रहता है? सबको पता है। दो में जीरो जोड़ने पर भी दो ही रहता है। दो में एक जोड़ने पे तीन हो जाता है। तीन में जीरो जोड़ने पे तीन ही रहता है। तीन में एक जोड़ने पे चार, तीन में दो जोड़ने पर पांच, चार में जीरो चार, चार और एक पांच, चार और दो छह, चार और तीन सात। ये लिख ली मैंने अब एन प्लस एल की वैल्यू। अरे बोलो, आहो, तुमको पानी मंगाते हैं भैया जी, पानी दीजिएगा। वो राजकुमार राव कहाँ गया? उसको क्या चाय पिलाए? अब सुनो, अब मुझे देखते जाना, देखते जाना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2s में। क्योंकि इसकी अभी के लिए ये वैल्यू देखो, जहां ये सेम हो जाएगी नीचे वाली, वहां ऊपर देखेंगे। 1 के बाद 2 में जाएगा, 2 के बाद 3 में जाएगा, उसके बाद कहां जाएगा? बोलो 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 फटाफट। ये देखो, अब आप बोलोगे सर यहां सेम हो गई। अरे तो यहां सेम हो गई तो फिर एन की वैल्यू कम किसकी है? 2p की, तो पहले 2p में जाएगा ना। ये दोनों जहां भी सेम हो, ऊपर जाओ, एन की वैल्यू चेक कर लो। एन की वैल्यू इसकी कम है तो 2p में जाएगा। फिर बोलो किस में आएगा? 3s में आएगा। चलो आगे आ जाओ। अब बोलो कहां जाऊं? बोले सर अब कहां जाऊं? क्या 3s के बाद क्या आ जाएगा? 4 नंबर। बोलो क्या आ जाएगा बेटा? 3p में। अब बताओ 5 नंबर, लेकिन 5 पर लड़ाई 2 की है। ये देखो, ये भी 5 है बेटा, है ना, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो पहले, उससे पहले लेकिन ये तो 4 है। अरे भाई उससे पहले ये तो 4 है। ये देखो, ये दोनों 4 हैं, ये दोनों क्या है? 4 है। अब क्योंकि इन दोनों 4 को जब देखोगे तो इसकी वैल्यू n की कम होगी, तो हम पहले 3p लेके आए। अब पॉइंट आता है कि सर 5 पे भी तो दो लोग लड़ रहे हैं, 5 भी डबल डबल, अब क्या करें? 5 भी डबल डबल, क्या करें? तो पहले तो एक काम करो, 5 भी डबल डबल तो क्या करोगे? बोलो 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 फटाफट बोलो। चलो पहले तो एक काम करो कि 3p और 3p के बाद 4 नंबर, आपने 3p लिया, उसके बाद 4 नंबर आएगा तो 4s आएगा। चलो यहां तक तो क्लियर कर लेते हैं। अब 5 की लड़ाई देखो। 5 में भी जब 5 5 नंबर दोनों हो गए, यानी कि दोनों की वैल्यू जब सेम हो गई, तो इसमें कम वाला कौन है बेटा? तो ये 3d है। ये लो,
उसके बाद अगला 5 वाला ले लो, तो ये कौन सा आएगा, 4p आएगा। अरे समझ आ रहा है? कौन बोल रहा था सीक्वेंस गलत है? बेटा सीक्वेंस अब लिखी है। ए छोटू, ए राज, देख ले रे बाबा, सीक्वेंस अब लिखिए। ठीक है, 4p के बाद क्या आएगा? 4p के बाद क्या आएगा? एक्चुअली 4p के बाद 5s आता है, क्योंकि हमने इस पे आगे नहीं लिखा है, इसलिए मैं इसको यहीं तक रखूंगा। लेट सपोज यहां मैं अगर 5s लिखता हूं, है ना, तो यहां पे उसकी वैल्यू 5 आएगी, उसकी 0 आएगी एंड देन 5 आएगी। तो मुझे ये लेना पड़ेगा, मुझे ये लेना पड़ेगा, 5 नंबर लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पे क्या आएगा, फिर 5s आता है। तो ठीक है, हम इतना समझ लिए, काफी है, क्योंकि मेरे को इतना तक ही बताना था। आगे तो आप वो वाला चक्रा तो आपको सबको पता ही है। अगर आपको डायरेक्ट, ये मैं सिर्फ इससे प्रूफ करना चाह रहा था, बाकी आपको वो चक्रा तो पता ही है बेटा। ये चक्रा, ये रहा हमारा 1s बेटा, ये 2s रहा, ये 3s रहा, ये 4s रहा, ये 5s रहा, ये 6s रहा और ये 7s रहा। ठीक है, ये लगा दो 2p, ये लगा दो 3p, इसमें 3d भी होता है, लगा दो। इसमें 4p होता है, 4d होता है और 4f भी होता है, लगा दो। इसमें 5p होता है, 5d होता है, 5f होता है और 5g भी होता होगा, हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, पर लगा लो। फिर यहां पे लिख दो 6p, 6d, 6f, होने को आगे और भी होते हैं पर हमें जरूरत नहीं पड़ती इसलिए नहीं लिखा। 7p, 7d, 7f, है ना, और इस तरह से आगे। अब देखो इसमें क्या होगा, देखते जाना। इस तरह से एनर्जी सबसे पहले 1s भरेगा, है ना, उधर से शुरू होना है हमको। उसके बाद 2s भरेगा, फिर 2p 3s भरेगा, है ना, फिर 3p 4s बनेगा, फिर 3d 4p 5s आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 4d 5v 6s आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 4f 6p 7s आ जाएगा। ये लो, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा बेटा। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद भी अगर आपको चेक करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, 5f वगैरह वो सब करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, सही है ना, गलत तो नहीं कर दिया? 4f, 5d, 6p, 7s, 7s के बाद कहाँ जाएगा, तो 5f में जाएगा, 6d में जाएगा, 7p में जाएगा, ये सर, ये लो। और आगे अगर 8s हो तो उसमें जाएगा, क्योंकि 8वां पीरियड होता नहीं है इसलिए हम इतना नहीं पढ़ते। ये सीक्वेंस है। अब आपसे मैं डायरेक्ट पूछूं कि मुझे पूरी नहीं चाहिए, पूरी सीक्वेंस नहीं चाहिए, मुझे पूरी सीक्वेंस नहीं चाहिए सर, क्लास एंड कर दो। हाँ कर देंगे, क्या दिक्कत है, कर दे, तू कहेगा जो कर देंगे। अरे आप तहस नहस कर देंगे, एंड की बात छोड़ तुम। मैं तुमसे खाली देखो, मैं सब चीजें आगे पढ़ाऊंगा बेटा, लेकिन मैं सिर्फ अगर तुमसे ये पूछूं कि मुझे इसमें 4th पीरियड की सीक्वेंस बताओ, 4th शेल की, मतलब जहां से 4th शेल शुरू होती है और 4th शेल से जब तक हम 5 नंबर शेल पे नहीं आ जाएं, N4 से N5 पे पहुंचने तक बीच में कौन कौन सी सब शेल्स आएगी। यानी कि देखना बेटा, इस 4s से 5s तक जब तक नहीं पहुंच जाता, भाई 4 से 5 पे पहुंचूंगा, 4 नंबर शेल से 5 नंबर शेल पहुंचूंगा, तभी तो बोलूंगा कि 4 से 5 n जो है वो n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, है ना। ये ऐसा ऐसा ही तभी तो लिख रहा हूं मैं, ये शेल n की वैल्यू यही तो है, यही लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू है। तो 4 से 5 पे पहुंचने तक बीच में क्या क्या आएगा, बताओ क्या क्या आएगा, बताओ जरा। देखो 4s, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 4s, ये 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 3d में, 3d के बाद कहां जा रहा है, 4p में। लेकिन 5s तो फिर 5वां शेल नंबर हो गया, तो इसीलिए हम 4th शेल का अगर एनर्जी सीक्वेंस लिखें, 4th शेल में कितनी सब शेल होती है नहीं पूछ रहा हूं, वो तो तुम बता दोगे कि सर 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या 4th सब शेल में, 4th शेल में ये सारी सब शेल्स भरी गई क्या? अब आंसर देखो, फर्क है बेटा, कमरे होना और कमरों में लोगों का होना, दोनों बातें अलग हैं। एक घर में अगर 5 कमरे हैं तो जरूरी नहीं कि पांचों कमरे में लोग हों।
जरूरी नहीं कि हम उनको किस ऑर्डर में भरें। तो ये तो हो गई बात। आपसे पूछा जाए कि फोर्थ शेल में कितनी सब शेल्स होती हैं, वो तो हम बता देंगे, वो पीछे बताया मैंने अभी, एल की वैल्यू निकाल के कि 0 1 2 3 करके 4s 4p 4d 4f। ये तो हो गई बात कि एक घर में 5 कमरे हैं। अब पॉइंट आता है कि कमरों में तो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यानी कमरों में लोग भरने हैं, और लोग भरने के लिए रूल n+l लगता है। भाई फिलिंग तो n+l रूल से होगी, यानी जरूरी नहीं कि जितने हो उतने भरे जाएं। ऐसा नहीं कि फोर्थ शेल है तो उसके अंदर आने वाली सारी सब शेल में इलेक्ट्रॉन उसी टाइम पे चला जाएगा, जरूरी नहीं है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन भरने की बात आती है तो n+l रूल की बात आती है। तो एनर्जी सीक्वेंस जो डिसाइड होती है बेटा, वो अलग तरीके से डिसाइड होती है। जब तक 4 से 5 पे ना आ जाओ, 5 को लेना ही नहीं है। 5 आने का मतलब तो आप 5वीं शेल में आ जाओगे, तो इसको तो लेना ही नहीं है। इसके बीच में आने वाली सारी सब शेल्स लिख लो। तुम शुरू कहां से हुए थे, देखते जाना बेटा। क्या तुम 4s से शुरू हुए थे? बिल्कुल। क्या तुम 3d पे गए हो? बिल्कुल। क्या तुम उसके बाद 4p पे गए हो? गए हो। अब बोलोगे सर उसके बाद हम 5s पे जाएंगे, लेकिन बेटा मैं इसको फोर्थ शेल में इंक्लूड क्यों करूंगा जब इसमें n की वैल्यू बदल गई? तो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। तो मेरे को क्या करना है, यहां से इसको हटाना है। अगर मुझसे सिर्फ फोर्थ शेल में ऐसा पूछा जाए कि फोर्थ शेल में कितनी सब शेल्स होती हैं, तुम बता दो। लेकिन अगर वो पूछे कि पीरियोडिक टेबल के फोर्थ पीरियड में कौन सी सब शेल्स भरी जाएंगी, तो फिर तुमको ये आंसर करना है। क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेबल में एक वर्ड आता है बेटा, पीरियड। क्या नाम आता है? एक पीरियड। वो पीरियड जो होता है ना, वो इक्वल टू शेल नंबर होता है, एन से ही डिनोट करते हैं उसे। मतलब अब तक जो तुम्हारे लिए शेल नंबर था वो थोड़ा मॉडिफाई होके पीरियड नंबर भी बनने वाला है। लेकिन हमेशा जब पीरियोडिक टेबल का सवाल आता है तो ऐसे पूछा जाता है कि फोर्थ पीरियड में कौन सी सब शेल्स भरी जाएंगी, तो फिर सवाल ऐसे जाएगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बेटा सिक्स्थ पीरियड में कौन सी एनर्जी सीक्वेंस भरी जाएगी? अभी पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, सब डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा इंतजार करो। ठीक है, सिक्स्थ पीरियड, मुझे तो बस खाली इसमें से जवाब दो तुम कि सिक्स्थ शेल है ना कि एनर्जी सीक्वेंस बताओ। और एनर्जी सीक्वेंस का मतलब सिक्स्थ जहां से शुरू हो रहा है वहां से लेंगे हम, और सिक्स जहां से शुरू हो रहा है और 7 तक ध्यान रखेंगे, 7वां इंक्लूड नहीं करना है। तो आ जाओ फिर फटाफट, लो बता देता हूं। ये देखो, देखते जाना। ये रहा आपका 6, नजर मारो। यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? 4f में जा रहा है। तो ये 4f में, तो पहले 6s से शुरू होगा, फिर कहां गया बेटा? 4f में गया। 6s के बाद कहां गया बेटा? 4f में गया। 4f के बाद कहां आएगा बेटा? 5d में आएगा सर। ठीक है बेटा। उसके बाद 6p में गया, बिल्कुल गया, 6p में गया। अब आगे बोले, आगे तो 7 नंबर आ गया सर, हम रुक जाएंगे, मतलब पीरियड 7वां हो गया वो तो। मैंने तो छठे पीरियड का ही पूछा है ना, सिर्फ सिक्स्थ पीरियड का पूछा है। तो ये सिक्स्थ पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस हो गई। अब इसको क्या मैं, अगर आपको तकलीफ ना हो तो क्या मैं इसको, हमारे 6 नंबर शेल का मतलब क्या हो गया? n इज इक्वल टू 6। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो कोई, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, तो क्या मैं इसको 6 है तो इसको ns लिख दूं? अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो भाई इन जनरल तो मैं इसको ns लिख सकता हूं कि सर कोई भी शुरू होगा ना तो वो तो ns से ही होगा। ये देखो, कोई भी पीरियड शुरू होगा ना वो ns से ही होगा, 1s, ns, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। क्या मैं इसको ns लिख दूं? अरे लिख सकता हूं। अगर ये n है तो ये 4 कब आया होगा? जब 6 में से कितने गए होंगे? 2। तो क्या मैं n में से 2 निकाल दूं और फिर f लिख दूं? कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई तनाव, कोई पीड़ा, कोई चिड़चिड़ापन, कोई बेचैनी? कुछ भी नहीं। और अगर मैं 6 की वैल्यू को देखता हूं तो क्या ये एक कम ही तो है उससे? अरे 6 से एक कम ही है, तो इसको डी लिख दूं क्या? अरे लिख दिया, लिख दिया। और ये तो क्योंकि n की वैल्यू के साथ मैच कर रहा है तो ये तो np हो गया यार। आज आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया, और वो नया फॉर्मूला कुछ नहीं है, जिसको आपने n+l रूल कहा, मैं उसे n+l फॉर्मूला कह दूंगा। किसी भी
अब आप बोलोगे सर जहां जहां एफ नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा हटा देना। जहां एप्लीकेबल, जैसे यहां एफ आया ही नहीं तो इस फॉर्मूले से मैं एफ निकल जाएगा, इस फॉर्मूले में से एफ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन एस के बाद फिर सीधा एन माइनस वन डी में आएगा, फोर एस के बाद सीधा एन माइनस वन डी में आया। ये देखो ये एन एस है बेटा और ये एन माइनस वन डी तो है, एन की वैल्यू 4 और एक कम 3 हो गया और फिर एन पी में आ गया। ये देख लो आप। और फिर सुनो 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 सुनो, अगर कहीं पे डी भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एनएस के बाद सीधा एनपी में भर देना। अरे सर कहीं पे पी भी नहीं हुआ तो अरे केवल एनएस भर देंगे, वो तो केवल फर्स्ट पीरियड ही है, वो तो केवल फर्स्ट पीरियड ही है। तो अब आपको डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स की एनर्जी सबशेल्स निकल के आ गई। आपने अभी तक बहुत कुछ सीख चुका है ना, बहुत कुछ सीख चुके हो। मैं इसको कनेक्ट करूंगा अब आगे। अभी तक आपने कुछ नोट नहीं किया है, मत करो। ये वाली स्लाइड भले ही चाहो तो कर लेना, पर इस पे भी हम आगे वापस आएंगे, चिंता मत करो। लेकिन मैंने अभी तक आपको जो कुछ सिखाया है वो सब आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं आज की हमारी पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कनेक्ट करने की। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए तो उसके लिए हमको n+l रूल का नॉलेज होना चाहिए, और n+l रूल से पहले हमें n और l के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए ये तमाम जानकारियां मैंने आपको इसलिए ही दी हैं ताकि आपको n+l रूल पता चल सके, n क्या है l क्या है ये पता चल सके। इसलिए हमको 2 क्वांटम नंबर्स की जरूरत थी। जी बेटा जी, तो मुझे बताओ, कभी आपसे सवाल एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला सवाल पूछेगा तो वो तो ये पूछेगा कि फोर्थ शेल में कितनी सबशेल्स पॉसिबल हैं। शब्दों को पकड़ना, फोर्थ शेल में कितनी सबशेल्स पॉसिबल हैं, आंसर बताओ। शब्दों को पकड़ना, मैं कह रहा हूं फोर्थ शेल में कितनी सबशेल्स पॉसिबल है। याद रखना, घर में कमरे और कमरों में लोग, दोनों में फर्क है। लोग तो एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से भरे जाएंगे। बूढ़ा बुजुर्ग है उसको नीचे वाला रूम देंगे बेटा, और कोई जवान है उसको बोलेंगे तू सीढ़ियां चढ़ सकता है ऊपर जा। मतलब एनर्जी लेवल के हिसाब से डिसाइड होगा। यानी कि सबशेल्स कितनी है और सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन भरना, दोनों बातें अलग होती हैं। याद रहेगा बेटा। इसीलिए फोर्थ शेल में कितनी सबशेल्स होती हैं, 4 होती हैं सर। 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी होता है। लेकिन मैं बोलूं कि क्या फोर्थ शेल में जब इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट होता है तो सारी सबशेल्स भर जाती हैं क्या फोर्थ पीरियड में? तो आंसर है नहीं। फिर हमको जरूरत पड़ेगी इस n+l रूल की। फिर हम देखेंगे कि जब हमने 4 से लेके 5 तक का सफर किया तो सिर्फ ये फोर्थ पीरियड में ये 3 सबशेल्स भरी गई। और आगे मैं इनको बहुत भयंकर तरीके से और भी चीजों को कनेक्ट करने वाला हूं। फिलहाल अब हम इस कंडीशन में हैं कि हम अपना पार्ट शुरू कर सकते हैं। देखो बेटा, एक बार फिर से अब अपना पार्ट शुरू करता हूं। मैं चैप्टर ओवरव्यू आपको दे देता हूं ताकि आप बार बार परेशान ना हो, पैनिक ना करो कि हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं। देखते जाओ। सबसे पहले इसमें क्या आता है, हिस्ट्री। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हिस्ट्री को, जो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट होता है ना, कि पहले ये पीरियोडिक टेबल आई थी, पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई इस तरह से किया, फिर इस तरह से किया, फिर इस तरह से किया, फिर मेंडलीफ आया, ये सब हिस्ट्री है। और मजे की बात यह है कि जो आज की हमारी पीरियोडिक टेबल है वो इन जितनी पहले वाली पीरियोडिक टेबल थी उससे मैच ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये जितनी हिस्ट्री वाली थी ये सब की सब एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। किस पर बेस्ड थी बेटा? एटॉमिक मास पे। और आज वाली हमने अभी सुन लिया है ना, हम लिख भी लेंगे, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। एक साइंटिस्ट हुआ मोजले, है ना, एक साइंटिस्ट हुआ मोजले। हाँ, तुम मोज भी लेनी होती है लेकिन इतनी भी नहीं लेनी होती। तुमको नहीं कह रहा हूं कि मोजले, साइंटिस्ट का नाम था मोजले। उसने क्या किया कि वो एक एक्सरे डिफ्रेक्शन से अलग अलग एलिमेंट पे एक्सरे वक्सरे का कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और उस वक्त तक जो है वो एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टीज के बीच में ग्राफ खींच रहा था। तो उसकी प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा मतलब स्मूथ नहीं आ रहा था, ग्राफ वेरिएशंस आ रहे थे। फिर उसने क्या किया, उसने एटॉमिक नंबर के साथ
एक्सरे वाला एक्सपेरिमेंट किया कि इस वेट को हटाता हूं मैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक नंबर लेता हूं। मतलब मैं अपनी फंडामेंटल यूनिट, मोजले ने कहा कि एक बार मैं फंडामेंटल यूनिट एटॉमिक नंबर लेके देखता हूं। जब उसने एटॉमिक नंबर लेकर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक नंबर वाली फंडामेंटल यूनिट उठाकर जब एक्सपेरिमेंट किए, तो जो ग्राफ आए वो एकदम स्मूथ आए, वेरिएशंस इतने ज्यादा नहीं आए। तो उसने कहा कि देखो भैया सारे हिस्ट्री वालों तुम इधर आओ, हिस्ट्री मतलब सब्जेक्ट वाले नहीं, जिन्होंने डेवलपमेंट किया था उन सबको बुलाया कि इधर बैठो। अब तक तुम सब क्या कर रहे थे? बोले हम एटॉमिक मास वाली पीरियोडिक टेबल बना रहे थे। बोले यार ये लफड़ा है, ऐसे मजा नहीं आ रहा। एटॉमिक मास के साथ जब मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक मास के साथ, तो इतने अच्छे स्मूथ रिजल्ट नहीं आ रहे, और जब मैं एटॉमिक नंबर के साथ कर रहा हूं तो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो एक काम करो, आज से जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसकी फंडामेंटल यूनिट यानी कि उसको बनाने का जो बेस है, आधार है, उसको हम एटॉमिक नंबर बदल देते हैं। मतलब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, ये एटॉमिक नंबर के साथ ज्यादा अच्छे से पढ़ी जा सकती है, उन्होंने ये कहा। तो बाकियों ने बोला कि ठीक है कर दो भाई, हम क्या करें, हमारी गलती नहीं है, क्योंकि जब भी हमने काम किया था पहले, तो उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई, तो ठीक है हमने फिर अपने हिसाब से जैसे तैसे कर लिया चीजों को, है ना। तो बाद में इसे चेंज किया गया। इसीलिए ये जो हिस्ट्री वाला पार्ट है ना बेटा, ये मैं स्टार्टिंग में पढ़ाता ही नहीं हूं। बहुत सारे बच्चे इसको बेसिक बोलते हैं, ये बेसिक नहीं है, ये बेसिक नहीं है कि चैप्टर का बेसिक इसे कह लो, नहीं है ये एक ऐसा पार्ट है जो कनेक्ट ही नहीं करता आगे वाली पीरियोडिक टेबल से। तो इसे हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, है ना, सबसे लास्ट में, इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, सबसे लास्ट। लिखा भले ही सबसे पहले है, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर। लिखा एंड में, लिखा सबसे पहले है, लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि बाद में पढ़ाऊंगा। तो अभी आपके बहुत सारे ऐसे बच्चे करें हिस्ट्री डेवलपमेंट, कोई एक टीचर और कहीं देख रहे होगे तो वो पढ़ा रहा होगा, हो सकता। अरे तो वो बेसिक थोड़ी है, हमें बेसिक पढ़ना है। फिर लॉन्ग फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये पीटी का मतलब क्या है बेटा? हाँ, दौड़ने वाली पीटी उषा नहीं, पीरियोडिक टेबल। ये क्या है? पीरियोडिक टेबल। हम प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल की ही बात करेंगे और उसके सब बेसिक्स की बात करेंगे। बेसिक पढ़ना है तो इसके पढ़ेंगे ना, जिसके लिए हमें क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है, हमने किया, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर लेआउट की बात करेंगे, उसके निमोनिक्स की बात करेंगे। निमोनिक्स मतलब वो ट्रिक जिससे आप याद करते हो ना, हलीना की रब से फरियाद, ऐसी बात करेंगे, है ना। और क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी हम बात करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं किसी ब्लॉक का, है ना, किसी पीरियड का और किसी एलिमेंट के ग्रुप का, इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ये आप चाहो तो यहां से नोट कर सकते हो चैप्टर ओवरव्यू से। आइडेंटिफिकेशन ये पढ़ेंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे प्रॉपर्टीज में। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे पहले मान लीजिए हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट, अभी नाम लिख देना बेटा, क्या होता है मत बोलना, क्योंकि ये तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ आपका चैप्टर ओवरव्यू, आपके नोट्स अच्छे बने उसके लिए बनाओ। स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, एंड साथ में ही आप लिख देना जेड इफेक्टिव, ये भी बताएंगे हम क्या होता है। उसके बाद इसके अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर हम साइज देखेंगे कि कैसे वेरी करती है टॉप टू बॉटम, है ना। उसके बाद हम आयोनाइजेशन एनर्जी, आप ऐसे ही लिख दो, है ना, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, अभी इसके कोई नाम पता है आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं, मैं सब करवा दूंगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद हम ईएन भी लिखेंगे, ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब आप अभी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दीजिए, है ना। इसमें से कुछ भी आपको समझाने का नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मैं किस सीक्वेंस में चलूंगा। तो ये हिस्ट्री बेसिक नहीं है, इसे हम सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में। और ये बेसिकली स्ट्रक्चरल पार्ट हो गया पूरा।
कि जब हम इस प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, जिसके बेसिक की बात करेंगे, लेआउट की बात करेंगे, ट्रिक्स की बात करेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे, ब्लॉक पीरियड ग्रुप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कोई भी एटम एटॉमिक नंबर दिया हो या कॉन्फ़िगरेशन दिया हो, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आएंगे और ये है हमारा प्रॉपर्टीज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट, और कोई सा भी एग्जाम हो, वेटेज इस स्ट्रक्चरल पार्ट से इसी का ज्यादा है, प्रॉपर्टीज का वेटेज ही ज्यादा है ना। अगर 100 बार सवाल मानोगे तो मतलब 97 टाइम्स क्वेश्चंस इस वाले पार्ट से आया है जहां पर ये प्रॉपर्टीज पढ़ी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टीज डायरेक्ट शुरू कर दो, सर यही इंपॉर्टेंट है, नहीं बेटा, ये पढ़ेंगे तो समझ आएगा ना। याद ही नहीं है पीरियोडिक टेबल तो फिर हम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट चीजों को सीखेंगे कैसे, है ना। तो ये हमारा चैप्टर ओवरव्यू है। अब इस चैप्टर व्यू ओवरव्यू के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट फॉर्मेट बोल दो, जिसका एक और नाम होता है बेटा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक और नाम क्या होता है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब आज का लेक्चर जो है, वैसे तो 15 मिनट बच रहे हैं, मैं आराम से पढ़ा सकता हूं, 15 मिनट है, कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें जो हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है। मोजले के एक्सपेरिमेंट के बाद, मोजले के एक्सपेरिमेंट के बाद आज जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, वहां पे एक पीरियोडिक लॉ आया। पीरियोडिक लॉ क्या? पीरियोडिक लॉ आया कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिखते जाओ, है ना, दिख रहा है ना, ऐसे साथ साथ लिख सकते हो तुम, है ना। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उधर ऐसे लिखूं, कैसे लिखूं? ऐसे लिखूं, ज्यादा दिखेगा, है ना। ऑफ एलिमेंट्स आर periodic functions of their atomic number। कि इन्होंने कहा कि पीरियोडिक का मतलब होता है एक रेगुलर इंटरवल पर चेंज होना, उसे किसी चीज को पीरियोडिक ऐसे बोलते हैं ना, है ना। कि मान लो हर चीज 5 साल में बदल रही है तो वो पीरियोडिक 5 साल, ऐसे बोलते हैं कि पीरियोडिकली चेंज होना, हर 5 साल में चेंज होना पीरियोडिकली। तो पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि एक रेगुलर गैप के बाद चेंज आना। तो पहले यहां पर एटॉमिक मास यूज किया जा रहा था, रेगुलर इंटरवल पे एटॉमिक मासेस देखे जा रहे थे, और उसके बेसिस पे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी जा रही थी कि ठीक है देखो इतना मास हुआ, इतना गैप आया तो इतना चेंज आया। फिर बाद में बोला कि मोजले एक एक्सपेरिमेंट करके उसने कहा कि एटॉमिक मास पे इतने रिजल्ट स्मूथ नहीं आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर पे ज्यादा स्मूथ आएंगे, तो फिर इन्होंने चेंज कर दिया। यही लॉ सिर्फ और सिर्फ पहले यहां पे नंबर की जगह मास था, बाकी लाइन एज इट इज थी हिस्ट्री वाले पार्ट में, यहां पे एटॉमिक नंबर हो गया बेटा। कहा कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो भी एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज होती है या एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम हो जाती है, ऐसे समझ लो। मतलब वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका? एटॉमिक नंबर का। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 19। तो तीनों में गैप कितना है? 8 का। 3 से 11 8 एलिमेंट्स का गैप है, 3 to 11 8 का गैप है एटॉमिक नंबर का। 11 to 19 यहां पर भी 8 का डिफरेंस है। तो एक फिक्स्ड डिफरेंस के बाद चीजें रिपीट हो रही है, और चीजों का रिपीट होना कहलाता है पीरियोडिसिटी। क्या कहलाता है बेटा? चीजों का रिपीट होना, एक रेगुलर इंटरवल के बाद चीजों का रिपीट हो जाना कहलाता है पीरियोडिसिटी। सर क्या रिपीट हो रहा है? लिथियम की जगह तो सोडियम है, लिथियम ही आना चाहिए ना, तब बोलते रिपीट हो रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। लिथियम जैसा काम करता है वैसा सोडियम कर रहा है, सोडियम जैसा काम करता है वैसा पोटेशियम भी कर रहा है, और जो एक जैसा काम कर रहे हैं उनको हमने इस रेगुलर इंटरवल के तौर पे एक साथ अरेंज भी कर लिया। तो हमारे लिए क्या आसान हुआ? हमारे लिए स्टडी करना आसान हो गया कि भैया ये सारे एक लक्षणों के हैं। मतलब ये सब वो हैं जिनको पिक्चरें देखना पसंद है,
हाँ तो इनको एक साथ पटक दो। ठीक है, ये सब वो है जिनको बाइक पे घूमना पसंद है। ठीक है, तो इनको भी एक साथ पटक दो। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से हमने पीरियोडिसिटी समझी। तो मुद्दा यह था कि बाद में इसको कुल मिला के यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाए कि आज की पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है, बोलो एटॉमिक मास पे या एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, असल मायने में तो हमारा कल ही शुरू होगा, देखो सीधा हिसाब किताब, आज तो हुआ भी नहीं है। आज की जो डीपीपी आपको मिलेगी उसके क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, इसीलिए मैंने कल वाले लेक्चर में डीपीपी रखवाई नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कुछ बेसिक बातें करनी है। तो इसलिए आज वाली डीपीपी नहीं होगी आपसे, उसे रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, चिल मारने का एकदम कोई टेंशन नहीं है। आज का लेक्चर यूं मान के चलो आपकी और हमारी बातचीत के लिए था, और आपको थोड़ी बहुत चीजें रिकॉल करवाने के लिए था, इतनी सी बात थी बस। ठीक है, तो इसीलिए आज का वो भी रहने देना। ठीक है भाई, अब बात आती है कि सर इसके अंदर कुछ बेसिक फीचर्स होते होंगे, बेसिक क्या क्या इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है ना, ये चीजें बताओ सर। अच्छा, पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन बताने की जरूरत है क्या बेटा? कोई ऐसा जिसको लग रहा हो कि पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन बताओ? भाई टेबल है, और टेबल में क्या अरेंज है, एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है वो पीरियोडिक टेबल है। किस बेसिस पर है, किस बेसिस पर है, तो वो है एटॉमिक नंबर पर। और उसमें भी क्या, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या इंक्रीजिंग, तो आंसर है इंक्रीजिंग। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 1 2 3 4 इस तरह से इंक्रीजिंग। तो क्या पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन लिखोगे, है ना, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? टैब्यूलर अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय, या ऑर्गेनाइज्ड बाय एटॉमिक नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे ही लिखोगे। और तो क्या करोगे कि एक टेबुलर अरेंजमेंट है किसका, एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स को टेबल में जमाए, पीरियोडिक टेबल हो गया। किस बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे। जरूरत नहीं पड़ रही है ना इसकी डेफिनेशन, मतलब मैं लिखवा दूंगा, तुम उसको हाथ पे ऐसे रख के रट्टा मार रहे हो कि टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, टेबुलर नंबर। अरे तो भाई, टेबल का मतलब टेबल ही होता है, टेबल का मतलब टेबल ही होता है। ठीक है, किसकी है, तो भाई यहाँ पे दो की टेबल तो लिखी हुई नहीं कि एक दो दो बद्दू चार बिंदु छः, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं। हाँ तुम 2:2 टू जा वो वैसे वाले हो ना, मैं हिंदी मीडियम का, है ना, तो ऐसा लिखता। तो ऐसी टेबल तो किसकी है, एलिमेंट्स की तो है बेटा, एलिमेंट्स की टेबल है। कैसे बनाई है अभी बता दिया, एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के वे में। और इससे पहले भी मैं कब से ये बताने की कोशिश कर ही रहा हूँ कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के फॉर्म में बनी हुई है। बस फिर क्या डेफिनेशन लिखोगे उसकी, बताओ? नहीं, पूछ लेते हैं बच्चे, क्या आपने पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन नहीं लिखा है? अरे यार ये तो वही बात हो गई है? मेरी डेफिनेशन क्या है, ये तो वही बात हो गई। चलो भाई, अब आपको कुछ कुछ बातें हम बता देते हैं, कुछ बेसिक फीचर्स की अगर हम बात कर लें। आ जाओ नेक्स्ट पे, ये तो लिख लिया होगा। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड्स होते हैं, और कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। और ये होती क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। और इनको किससे डिनोट करते हैं, एन से। हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और इनको किससे डिनोट करते हैं बेटा, एन से, है ना। उसके बाद एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं। जो बेसिक पार्ट है ना, टेबल बनानी है तो आड़ी और खड़ी लाइन बनेगी तो टेबल बन जाएगी बेटा। तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स। ऐसे वाले है ना, ये इनको ग्रुप, इस तरह से स्टडी करना, टॉप टू बॉटम स्टडी करना कहलाता है ग्रुप में स्टडी करना। और लेफ्ट टू राइट स्टडी करना कहलाता है पीरियड में स्टडी करना। तो ठीक है, तो ये तो 7 पीरियड होते हैं, ये तो लेफ्ट टू राइट होती है।
और ये जो आपकी होती है बेटा, ये टॉप टू बॉटम होती है। जिसको ये बाद में याद नहीं रहे टीबी और एलआर क्या है, तो बेटा जी इसमें पूरे नाम लिख देना आप। मैंने तो लेफ्ट टू राइट को एल टू आर लिख दिया, टॉप टू बॉटम है ये, ठीक है। ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। और ये कहां से कहां तक होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम 1 to 18, ठीक है। सिंपल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक। कहां तक? 18 तक होते हैं। क्लियर है चीज? ठीक है। उसके बाद आते, इनको कोई सिंबल नहीं दिया जाता है तो आंसर है नहीं, इनके लिए कुछ भी नहीं है। ये ग्रुप का नाम ही इसका वो होता है, कोई एन एल ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो मेजरली 4 ब्लॉक्स हमारे पास होते हैं। 4 ब्लॉक्स आज की तारीख में, होने को कल को और एलिमेंट्स आ गए तो और हो जाएंगे। क्या होते हैं? एस, पी, डी और एफ। 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ, ठीक है। अब ये नाम किस पे दिए गए? नेम ऑफ ब्लॉक्स, नेम ऑफ ब्लॉक्स आर गिवन ऑन द basis of subshell in which last electron enters। कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हो तो कौन सी वो आखिरी सबशेल थी जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन भरा। अगर वो आखिरी सबशेल एस थी तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट था। अगर वो आखिरी मतलब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको किसी में 30 इलेक्ट्रॉन भरने, कितने इलेक्ट्रॉन भरने बेटा? 30 इलेक्ट्रॉन भरने। जब आपने 30वां इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 30th ही होगा, जब 30th इलेक्ट्रॉन आपने लेट सपोज डी में भरा तो वो एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक में होगा। मतलब आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हो तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी सबशेल में ही जाएगा, बस वही नाम उसका होता है। क्या ये हमेशा वैलिड है? तो बेटा बिल्कुल ये हमेशा वैलिड है। जहां 1 2 जगह नहीं होगा उन एलिमेंट्स की बात हम अलग से कर लेंगे, लेकिन इतने एलिमेंट्स में से अगर 1 या 2 जगह नहीं है तो चीज कौन सी पढ़नी चाहिए? उन 2 को या बाकियों को? जनरलाइज क्या होता है ये होगा ना। अगर 118 एलिमेंट्स में से दो ये चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उन 2 को गोली मारेंगे और बाकियों के लिए तो कॉमन चीज लिखेंगे ना, और उन 2 का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि टेढ़े लोग तो वही है, ठीक है बेटा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाता है, अगर वो एस है, पी है, डी है, एफ है, अकॉर्डिंगली उसी के ब्लॉक बने हुए हैं। यानी एस ब्लॉक पूरा वो है जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो एस सब शेल में ही जाएगा आखिरी इलेक्ट्रॉन। पी वो है जिसमें पी में जाएगा, डी वो है जिसमें डी में जाएगा, एफ वो है जिसमें एफ में जाएगा, ठीक है। हाँ, हीलियम इस बात का एक्सेप्शन है क्योंकि हीलियम 1s2 है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन तो एस में गया, लेकिन ये बैठा है पी ब्लॉक में, है ना। तो मैंने कहा ना कि बेटा 1 2 को हटा दो, और भी और हैं, ठीक है, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन हीलियम वो सबसे पहला एलिमेंट है जहां पे सबसे पहले बच्चा बोलता है, और आज भी बोल गया, इतने साल से पता है मेरे को, बोलता ही है। तो हीलियम अकॉर्डिंग टू एस ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसे पी ब्लॉक में रखा गया। क्यों? क्योंकि जब इससे थप्पड़ मार के पूछा गया कि बता तेरा मन किसके साथ करने रखने का है, तो वो बोलता है कि मेरे जैसी इनर्ट गैसेज हैं, मैं उनके साथ रहूंगा। प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसे वहां रखा है। कह रहा है कि ये उनके साथ सुंदर लग रहा है, वहीं रखो। उसे भी बाइक पे घूमना पसंद है बाकियों की तरह, इसीलिए उसे वहां रखा गया। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डेफिनेटली ये एस ब्लॉक का होना चाहिए था, लेकिन बेटा ये बातें मैंने कहा ना, हम ऐसी बातें बाद में करेंगे। अभी हम अगर जनरलाइज स्टेटमेंट की बात करेंगे, खूब सारे लोग मिलके एक ही काम कर रहे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं पहले, ठीक है भाई। चलो चलो, आज की क्लास इतनी काफी है। अभी मैंने क्या क्या सिखाया बेटा अपनी पीरियोडिक टेबल में। कल हम पीरियोडिक टेबल के इस तरह से फॉर्मेट में आपके साथ पूरा इस तरह से, ये देखो ये पूरा पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट है। कल जब भी आओ तो पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी की लेके आना, अपनी रजिस्टर वाली नहीं, एनसीईआरटी वाली पीरियोडिक टेबल खोल के आना।
ठीक है बेटा, सामने खोल देना। ये सब कल धीरे 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 एक एक करके चीजें सीखेंगे। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है आज, ईमानदारी से कहूं, मैंने सिर्फ आपको पुराना रिवाइज कराया है और जस्ट आपसे 2-4 बात करी है, क्योंकि आज हमारी पहली बार मुलाकात हुई है। चलिए, तो आज इतना ही है ना, कल मिलते हैं। कल हम प्रॉपर जो है वो कल ही शुरू करेंगे, कल ही शुरू होगा हमारा लेक्चर। आज सिर्फ आज मैंने आपको बेसिक बताए हैं, और प्लीज क्वांटम नंबर वाला लेक्चर देख आना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे तो मुझे जितनी जरूरत है मैंने पूरा पढ़ा दिया है, बट फिर भी देख आना। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, गुड नाइट।